साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमع उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे दूर पास नवी जमात के लिए। और इसकी जो है फहरिस्त ये है, इसके अंदर जो सबक हैं वो इस तरह से हैं सारे। और सबसे पहले है तराना हिंदी, नज़म है इकबाल की, और इसके मुश्किल अल्फाज भी हैं, तशरीह भी हैं। पेपर में क्या क्या आ सकता है वो भी पढ़ेंगे। तो पहले मुश्किल अल्फाज व मानी। तराना हिंदी, हिंदी यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के तराने को तराना हिंदी कहते हैं। जहाँ दुनिया, गुलिस्तां बाग चमन यानी गार्डन, गुर्बत कहते हैं परदेश को, पर्वत पहाड़ को, हमसाया पड़ोसी नेबर, संतरी पहरेदार जो पहरा लगाने वाले होते हैं, पासबा हिफाजत करने वाले, गुलशन बाग चमन। ठीक है। रश्क ये आरजू जो चीज़ दूसरे को हासिल हो मुझे मिला, जैसे रश्क करना। जिना जन्नत। ठीक है, जिना का सही मतलब जन्नत है। आब पानी, रूद नहर, कारवां काफिला, बैर दुश्मनी, हस्ती वजूद, जमा ज़माना, मुहर्रम महरम राजदार, निहा छुपा हुआ, पोशीदा। तो नज़्म के अशार हैं, इसे पढ़ लेते हैं और फिर इसकी तशरीह भी हम समझें। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे। तो नज़्म के अशार की तशरीह है और नज़्म है। अशार की तशरीह आप अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं अगर आपको आती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुली हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो यानी इकबाल कहते हैं कि जो वतन है हमारा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन मालूम। तशरीह करने वालों ने बात की। शायर कह रहा है कि दुनिया में हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छा कोई देश नहीं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक चमन की तरह है और हम हिंदुस्तान इस चमन की बुलबुलें हैं, यानी इस चमन की बुलबुलें। आगे कह रहे हैं, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल है जहाँ हमारा। यानी अगर हम गुर्बत में यानी परदेश में भी अगर रह रहा है तो हमारा दिल वतन में रहता। हालांकि हमारा जिस्म जो है वो मुल्क से बाहर है, देश से बाहर है, लेकिन हमारी रूह जो है वो अपने वतन में ही है। तो हमें परदेश में ना समझो बल्कि हमें इसी मुल्क के अंदर समझो। आगे कह रहे हैं, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, है ना। तो कह रहे हैं पर्वत वो सबसे ऊंचा। पर्वत कौन सा? हिमालय पहाड़ की बात कर रहा है कि वो इतना बुलंद है कि आसमान छू रहा है और ऐसा मालूम होता है कि आसमान उसका पड़ोसी। हिमालय हमारा पहरेदार और हमारा मुहाफिज है, वो हमारे दुश्मनों से हिफाजत। मतलब इस तरह से उसे कह रहा है। गोदी में खेलती हैं हिसके हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना। हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन इन्होंने बताया कि जरिया बना। गोदी में खेलती हैं, शायर यहाँ पे कुदरती मंजर को पेश कर रहा है। कह रहा है पहाड़ों नदी निकलने वाली हजारों नदियाँ हिंदुस्तान की गोद में खेल, और लहलहाती नदियाँ ऐसे मालूम होती हैं जैसे उलटती हुई मस्ती के आलम में खेल रहे हैं। इस कुदरती मनाजिर की बदौलत हिंदुस्तान जन्नत की रश के मानिंद बन गया। आगे कहते हैं कि ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यानी गंगा से मुखातिब हैं इकबाल, कह रहे हैं कि गंगा क्या तुझे वो दिन याद है जब तेरे किनारे मुसलमानों का काफिला आकर उतरा। तारीख की बात कर रहा हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो यहाँ पे तराना हिंदी से इकबाल का सियाको सबाक लिखने को आया तो आप लिख देंगे ये नज्म तराना हिंदी से लिया गया है और जिसे इकबाल ने लिखा है, मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई मजहब जो है बुराई के रास्ते पे चलना नहीं सिखाता। कोई मजहब ऐसा नहीं जो लड़ाई झगड़ा करने और दूसरों के मजहबों के साथ दुश्मनी करने का दोस्त होता। हम सब हिंदी हैं, हिंदुस्तानी। कोई भी किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब हिंदुस्तानी और हम सबका वतन हिंदुस्तान है। आगे कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दूर ज़माना। आगे इकबाल कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है कुछ बात तो ऐसी है कि जो मिटती नहीं। दूसरे मुल्कों ने हमेशा हमें बर्बाद करने के मंसूबे, लेकिन वो सब नाकाम हुए। हिंदुस्तान हर परेशानी का डट के मुकाबला किया, तभी अपनी आन बान और शान से दुनिया में ऊंचा मकाम हासिल। आगे कह रहे हैं, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। ओहो, इकबाल ने शेर कह के जो है
ایک طریقے سے پوری شاعری کی اس کی جان ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے اقبال کوئی محرم اپنا نہیں ہے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ رازدار، کوئی رازدار نہیں جہاں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہم، کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا درد اصل میں کیا، سب خوش، سب آنکھ بند کر کے بیٹھے۔ تو اس میں جو ہے مرکزی خیال اس کا یہی ہے، شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وطن کی خوبیوں کا ذکر کہا اور کہا ہے کہ اس دنیا میں ہندوستان سے اچھا کوئی، یہاں کی قدرتی مناظر بہت دلکش ہیں، یہاں مختلف مذہب کے لوگوں میں دوستی اور آپس میں بھائی چارہ ہے، یہاں کچھ بات ضرور ہے کہ غیر ممالک کی بری نظر کے باوجود ہمارا نام و نشان اب تک اس دنیا میں باقی۔ اب یہاں پہ بھائی اس کے مشکل الفاظ ہیں، سوال جواب ہیں، وہ سب کریں گے ہم سمجھ کے۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر نے بلبل اور گلستان کسے کہا ہے؟ شاعر نے بلبلیں ہندوستان کو اور گلستان ہندوستان کو کہا۔ شاعر نے کس پہاڑ کو آسماں کا ہمسایہ بتایا؟ شاعر نے ہمالیہ کو آسماں کا ہمسایہ کہا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، اقبال نے ہندوستان کو رشک جناں کیوں کہا؟ ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا قرار دیتے ہوئے کہا ہے، یہاں کے ہم پہاڑ ہمارے ندیاں ملک کی سیراب کرتی ہیں اور یہاں کے قدرتی مناظر بدولت ہندوستان جنت کے رشک کرنے کے مانند ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرے سے کیا سبق؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرے سے ہمیں سبق ملتا ہے کوئی بھی مذہب آپس میں دوسرے مذہب سے دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہر مذہب نیکی اور سچائی کے راستے پہ لے جاتا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ نیچے دیے ہوئے مصرے مکمل کریں، تو یہ مصرے اس میں مکمل ہوئے ہیں لیکن آپ کی جو بک ہے اس میں نہیں ہوں گے، تو آپ یہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ ہم بلبلی ہیں اس کے، یہ دیش ہمارا یعنی گلستان، پربت وہ سب سے اونچا، دیش آسماں کا ہمسایہ، دیش ہے جس کے دم سے رشک جناں یعنی گلشن ہے جس کے دم، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں دیش ہماری، معلوم کیا کسی کو درد دیش ہمارا نہاں ہمارا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو ہندوستان ہے، اب اس لفظ کا استعمال کر کے کوئی سینٹینس بنا دو، یہ بھی لکھ سکتے ہو ہندوستان ہمارا ملک ہے، وطن ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہو، بس کوئی مطلب نکلے اور وہ جملہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ان پانچوں کا بنا دیے۔ اب ہے نیچے نظم کے مطابق نیچے دیے شعر مکمل کرے، یہاں پہ مکمل ہوئے میں آپ نے بک میں دیکھ کے اسے مکمل کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، عملی کام ہے۔ اب اس نظم میں اقبال نے وطن سے اپنی محبت اور وطن کی خوبیوں، آپ بھی ہندوستان کی خصوصیات سے متعلق ایک پیراگراف لکھیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کی خصوصیات سے متعلق پیراگراف لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھ دیجیے۔ تھینک یو۔